विद्यार्थियों, आज के अपने इस वीडियो में मैं लेने जा रहा हूँ आपकी इकाई 5 सतह रसायन। इस सतह रसायन इकाई में कुल 4 अंक आवंटित हैं और इससे 1 नंबर का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1 नंबर का एक रिक्त स्थान का प्रश्न और साथ ही साथ में 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है। इस तरह से इस इकाई से कुल 4 अंक के प्रश्न आने हैं परीक्षा में। ठीक है, चलिए अब ये इस इकाई के प्रश्नों और उत्तरों की बात करते हैं। प्रश्न जो कि लोक शिक्षा संचालनालय की प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं, वे प्रश्न और उनके संभावित उत्तर और उनके सही उत्तर की बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसमें पहला प्रश्न है, अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोष्य की निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केवल भौतिक प्रकृति पर, दूसरा केवल रासायनिक प्रकृति पर, तीसरा सा भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर और चौथा दोनों पर। तो यहाँ पर ये निर्भर करती है भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकृति पर। ध्यान रहे कि ये जो वीडियो है मैं जिस पीडीएफ के माध्यम से बना रहा हूँ, इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के अंत में दी हुई है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो को बार बार देख करके या स्क्रीनशॉट ले करके भी आप अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है। 4 ऑप्शन है, आ भौतिक अधिशोषण, बा रासायनिक अधिशोषण, सा दोनों और दा दोनों नहीं। तो सही उत्तर क्या है? भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है भौतिक अधिशोषण। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्टार्च, गोंद, सा जिलेटिन और धातु सल्फाइड। तो आपका सही उत्तर होगा धातु सल्फाइड। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इसके पहले यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस का अंग्रेजी रूपांतरण और उसके आंसर्स पे भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। The efficiency of adsorption depends on the following nature of the adsorbent and adsorbate. So your correct answer is option C, physical and chemical. So correct answer is option C, physical and chemical nature. Second question is reverse adsorption occurs. So reverse adsorption occurs in physical adsorption. So your correct answer is A, physical adsorption. And third is which of the following is not used to make lyophilic colloids? So your correct answer is option number D, correct option is option number D, which is metal sulfide. Answer is metal sulfide. This is your correct answer. चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले बात करते हैं। ये प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, अवक्षेप का कोलाइड में परिवर्तन खाली स्थान कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या है? पेप्टीकरण कहलाता है, पेप्टीकरण। दूसरा है, वैद्युत अपघटन द्वारा कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण खाली स्थान कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या है? स्कंदन या ऊर्णन कहलाता है। तीसरा है, धुआं खाली स्थान आवेशित कोलाइड है। तो आपका सही उत्तर है ऋण आवेशित कोलाइड है। चौथा है, हार्डी सुलजे नियम खाली स्थान से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर क्या है? स्कंदन से संबंधित है। चलिए अब इसके अंग्रेजी रूपांतरण की बात करते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द चेंज इन प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड इज कॉल्ड। सो आंसर इज प्रेसिपिटेशन। सेकंड इज द प्रिजर्वेशन
the precipitation of a colloidal solution by electrical decomposition is called. So your correct answer is coagulation. Correct answer is coagulation or flocculation. And fourth is smoke is dot 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 charged colloid. So your correct answer is negatively charged colloid. Fourth is Sulje-Hardy rule related to. Sulje-Hardy rule related to. So your correct answer is coagulation power. Coagulation power. करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हैं 2 अंक के प्रश्न. इसमें पहला प्रश्न है, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? रक्त ऋणावेशित सॉल होता है. शरीर के किसी भाग में से बहते हुए रक्त पर यदि फिटकरी का ताजा विलयन डाला जाए तब रक्त के कण Al3+ आयनों से स्कंदित हो जाते हैं और रक्त का बहना रुक जाता है. यही कारण है कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है. इन इंग्लिश क्वेश्चन इज, व्हाई इज alum used to stop the flowing blood? Then answer is, blood is a negatively charged colloid. If solution of alum is made fresh on the blood following from any part of the body, when the solution is added, the blood particles becomes precipitate with Al3+ ions and the blood stops flowing. This is why alum is used to stop flowing blood. चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं. अगला 2 अंक का प्रश्न इस इकाई में दिया हुआ है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? सेकंड क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आपका सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में धूल आदि के कोलाइडी कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और शेष रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है. यह घटना टिंडल प्रभाव पर आधारित है. एंड इन इंग्लिश क्वेश्चन इज, द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू वाई? देन आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, कोलाइडल पार्टिकल ऑफ डस्ट etc in the atmosphere scatter blue light and the remaining colors absorbs, so the sky appears blue. This phenomenon is based on Tyndall effect. Correct, this is your correct answer. Then our next question is of unit 2, उगता एवं डूबता सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? उगता एवं डूबता सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? तो आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का, उगते एवं डूबते समय सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, जिसके कारण सूर्य से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश को अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण अधिकांश प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी आवृत्ति के कारण कम होता है, जिसके लाल रंग की आवृत्ति वाले प्रकाश की अधिकतम मात्रा पृथ्वी तक पहुंचती है. यही कारण है कि उगता एवं डूबता हुआ सूरज लाल रंग का दिखाई देता है. एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इन इंग्लिश वर्जन इज इंग्लिश, व्हाई डज द राइजिंग एंड सेटिंग सन अपीयर्स रेड? व्हाई? एंड करेक्ट आंसर इज, द sun at the maximum distance from the earth while rising and sinking, due to which the sun come to the earth, the light has to cover the maximum distance, which causes most of the light to scatter, and scattering of red light is less due to its frequency. The maximum amount of light whose red frequency reaches to earth. This is why the rising and setting sun appears red. This phenomenon is based on the Tyndall effect. This is also based on Tyndall effect, है ना. ये भी टिंडल प्रभाव पर आधारित घटना है. चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं. अगला प्रश्न है इकाई का,
कहता है कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? सही उत्तर हो जाएगा भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी, भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तथा यह उत्क्रमणीय भी ठोस प्लस गैस, रिवर्सिबल अधिशोषण प्लस ऊष्मा। भौतिक अधिशोषण कम ताप पर संपन्न होता है तथा ताप बढ़ाने पर यह ली सातैलिए के नियम के अनुसार कम हो जाता है। ठीक है। देन इन इंग्लिश वर्जन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इज व्हाई डज फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस with increasing temperature? So your correct answer is physical adsorption is an exothermic process. Physical adsorption is an exothermic process and it is also reversible solid plus gas, reversible adsorption plus heat. Physical adsorption occurs at lower temperature. By increasing the temperature, it is lower according to the Le Chatelier's principle. So this is according to Le Chatelier's principle. Now our next question is भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन टोटल 8 प्रकार के होते हैं। पहला द्रव एरोसॉल, इसमें इसका उदाहरण है कोहरा। इसमें परिक्षेपण माध्यम गैस होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है। सेकंड एरोसॉल, इसमें धुआं इसका उदाहरण है। इसमें परिक्षेपण माध्यम गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? ठोस होती है। नेक्स्ट अगला है सॉल, इसमें ये सोने का कोलाइडी विलयन है। इसमें ये परिक्षेपण माध्यम द्रव रहता है और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस रहती है। ठीक है। अगला है पायस, इसका उदाहरण दूध है। इसमें परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होती है। ध्यान रहे कि दोनों जो द्रव है वो अघुलनशील होने चाहिए। ठीक है। अगला प्रकार है झाग। झाग ये जैसे साबुन का झाग, इसमें परिक्षेपण माध्यम द्रव और परिक्षिप्त प्रावस्था गैस होती है। ठीक है। फिर ठोस सॉल अगला प्रकार है। इसका उदाहरण है रंगीन कांच। परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर ठोस होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस होती है। ठीक है। और अगला प्रकार है यहाँ पर जेल। इसका उदाहरण है पनीर। परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव। ठीक है। इसी तरह से 8वां प्रकार है ठोस फेन। अधिशोषित जो गैसें हैं वो इसका उदाहरण है। परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त प्रावस्था गैस। एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट क्वेश्चन इज राइट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट एंड द आंसर इज दिस। देखिए यहाँ पर 8 टाइप के टोटल कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। फर्स्ट इज लिक्विड एरोसॉल, एग्जाम्पल इज फॉग। Dispersed medium is gas and dispersion phase is liquid. Correct. Then second is aerosol. So example is smoke, dispersion medium gas, dispersed phase solid. Third is sol, example is sol, Au, AH2, S3 in water. Dispersed medium is liquid and dispersion phase is solid. Then fourth is emulsion, example is milk, oil in water. Dispersed medium liquid and dispersion phase liquid like fat. Then next is foam. Then example is lather of soap. Dispersion medium liquid and dispersed phase gas. Then next is 6th type is solid salts. So solid salts example is colored glass, gems, etc. And dispersion medium is solid, dispersed phase also solid. Then 7th type is gels, example gems, jelly, curd. Dispersion medium solid and dispersed phase liquid. Then
एट्थ टाइप इज solid form, adsorbs, example adsorbed gases, dispersed medium solid and dispersed phase gas. So this is your fifth unit. ये आपकी लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक के प्रश्न और उनके उत्तर हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ये जो ब्लू पट्टी दिख रही है ये इसके पीडीएफ का लिंक है। आप इस लिंक के माध्यम से ये जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ के माध्यम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। अगली इकाई के प्रश्न और उसके उत्तर लेके आएंगे हम अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।